फोकस का 14th एपिसोड। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों ने एक बार फिर से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की है। इस बार 600 चीनी सैनिक थे। हालांकि भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ फेंका है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने पछाड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई है। इसमें भारत के 6 जवान घायल हुए हैं, जबकि चीन के सैनिकों को हमसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के हवाले से माने तो चीन के कई सैनिकों की हड्डियां टूटी हैं। घायल भारतीय जवानों को गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मंगलवार सुबह चीन ने स्टेटमेंट जारी किया कि भारत बॉर्डर पर हालात सामान्य नहीं है। इसके साथ ही चीन ने बॉर्डर इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत की मदद मांगी है। हालांकि चीन ने अपने बयान में तवांग की घटना का जिक्र नहीं किया है। 9 दिसंबर को 600 चीनी सैनिक तवांग में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। वे कटीली लाठी डंडे और इलेक्ट्रिक बैटन से लैस थे। भारतीय सेना भी इस बार पूरी तरह से तैयार बैठी थी। हमारी सेना ने भी कटीले लाठी डंडों से उनको जवाब दिया, जिसमें दर्जनों चीनी सैनिकों की हड्डियां टूटी। भारत के जवाबी हमले के बाद फ्लैग मीटिंग हुई है और मसला शांत हुआ है। विवाद वाली जगह से फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं हट गई हैं। इससे पहले 1975 में तवांग में विवाद हुआ था। तब भारत के 4 सैनिक शहीद हुए थे। इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर दोनों सेनाएं अपना अपना दावा ठोकती हैं। 2006 से यह विवाद जारी है। इससे पहले 15 जून 2020 को लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 4 सैनिक मारे जाने की बात भी कबूली थी। दोनों देशों के बीच मिलिट्री लेवल पर एक समझौता है। इसके तहत दोनों देशों के सैनिक एक तय दायरे में फायरिंग आर्म्स यानी राइफल या ऐसे किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमूमन दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे को हाथ से ही पीछे ढकेलते हैं। गलवान झड़प में चीनी सैनिकों ने कांटेदार डंडों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद भारतीय सैनिक ने भी इस तरह के इलेक्ट्रिक बैटन और कांटेदार डंडों का इस्तेमाल शुरू किया था। लिहाजा इस बार चीन को मुंह तोड़ जवाब मिला है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीन के आमने सामने होने पर अरुणाचल ईस्ट से भाजपा सांसद तपीर गाओ ने कहा कि बॉर्डर से हमारे सैनिक 1 इंच भी नहीं हटेंगे। अगर चीनी सैनिक बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो हम उनको सबक सिखाएंगे। हम बॉर्डर पर मार नहीं खाएंगे, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। पिछले साल इसी क्षेत्र में 200 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। तब भी भारतीय सैनिकों ने इसे नाकाम कर दिया था। तब पेट्रोलिंग के दौरान सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हो गए थे और कुछ घंटों तक यह सिलसिला चला था। हालांकि इसमें भारतीय जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ था और प्रोटोकॉल के मुताबिक बातचीत से विवाद सुलझाया गया था। केंद्र सरकार चीन के मंसूबों को स्थायी तौर पर काउंटर करने के लिए पूर्वोत्तर में 40,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रंटियर हाईवे बनाने जा रही है। करीब 2000 किलोमीटर लंबा यह हाईवे अरुणाचल प्रदेश की लाइफलाइन और चीन के सामने भारत की स्थायी ग्राउंड पोजीशन लाइन भी साबित करेगा। केंद्र सरकार चीन के मंसूबों को स्थायी तौर पर काउंटर करने के लिए पूर्वोत्तर में 40,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रंटियर हाईवे बनाने जा रही है। करीब 2000 किलोमीटर लंबा यह हाईवे अरुणाचल प्रदेश की लाइफलाइन और चीन के सामने भारत की स्थायी ग्राउंड पोजीशन लाइन भी साबित करेगा। सामरिक महत्व की बात करें तो यह भारत और तिब्बत के बीच खींची गई सीमा रेखा मैकमोहन लाइन से होकर गुजरेगा। अंग्रेजों के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन ने इसे सीमा के तौर पर पेश किया था और भारत इसे ही असली सीमा मानता है, जबकि चीन इसे खारिज करता रहता है। इस हाईवे का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO और नेशनल हाईवे अथॉरिटी मिलकर करेंगे। सेना लॉजिस्टिक सपोर्ट देगी। फ्रंटियर हाईवे तवांग के बाद ईस्ट कामेंग, वेस्ट सियांग, देसाली, दोंग और हाईवे के बाद म्यांमार तक होकर जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस ले लेंगे। उनका यह बयान आते ही पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान ने बौखलाहट में OIC के महासचिव को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का दौरा कराया, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की। विदेश मंत्रालय को जब ये जानकारी मिली तो विदेश मंत्रालय ने इस बात का सख्त खंडन किया। उन्होंने OIC से कहा कि यह हमारा आंतरिक मामला है और OIC को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। चीन और पाकिस्तान की यारी जग जाहिर है। एक तरफ जहां चीन अपनी धोखेबाजी की आदत से बाज नहीं आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान POK को लेकर बौखलाया हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि POK को वापस लिया जाएगा। अब पाकिस्तान इस्लामिक सहयोग संगठन
ओआईसी के महासचिव को लेकर पीओके पहुंच गया है। भारत ने पाकिस्तान की इस हरकत का भी कड़ा जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि देश के आंतरिक मामलों में इस तरह का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओआईसी के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा और उनका प्रतिनिधिमंडल पीओके गया था और वहां उन्होंने लोगों से बात भी की थी। पीओके के प्रेसिडेंट सुल्ताना महमूद चौधरी भी उन अधिकारियों में शामिल थे जिनकी मुलाकात ताहा से हुई थी। ओआईसी के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा की भारत ने कड़ी निंदा की है। ताहा के इस दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम ओआईसी महासचिव की पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर दौरे की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान दौरे के समय जम्मू कश्मीर को लेकर जो कुछ भी कहा गया, भारत उसका कड़ा विरोध करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के मामले में ओआईसी का कोई लेना देना नहीं है। यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। किसी भी तरह से ओआईसी का भारत के अंदरूनी मामले में दखल नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में तथ्यात्मक रूप से गलत, सांप्रदायिक और भड़काऊ बातें करके ओआईसी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि ताहा पाकिस्तान के इस नापाक एजेंडे से खुद को अलग करेंगे और भारत में सीमावर्ती आतंक को बढ़ावा नहीं देंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि 57 सदस्य देशों वाले यह संगठन अब पाकिस्तान का मुखपत्र बन के रह गया है। बता दें कि पहले भी इस मामले में भारत ओआईसी के कदमों की कड़ी निंदा कर चुका है। अक्टूबर में पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत पीओके पहुंचे थे। इसके बाद भारत ने कड़ा विरोध जताया था। बता दें कि ताहा अपने दौरे के समय प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री से भी मिले थे। आप इन खबरों को लेकर क्या रुख रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। देश से जुड़ी सच्ची खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए टू द वर्ल्ड।